तेलुगु हिंदी और हिंदी तेलुगु अनुवाद की भी एक सुदीर्घ परंपरा हमें मिलती है। हमने देखा कि तेलुगु से हिंदी में प्रचुर मात्रा में अनुवाद हुए। जो तेलुगु के रचनाकार हैं, तेलुगु भाषा के अध्येता और ज्ञाता हैं, जो तेलुगु से हिंदी अनुवाद करने में दक्ष हैं, उन्होंने बहुत सी प्रतिष्ठित रचनाओं के अनुवाद किए हैं। इधर एक परंपरा हिंदी भाषियों की भी अब दिखाई देती है, जो हिंदी इतर भारतीय भाषाओं के अध्येता बनकर उनके अनुवाद की ओर अग्रसर हुए हैं। उन्होंने भी बहुत सी रचनाओं के अनुवाद करने प्रारंभ किए हैं। एक तरफ हिंदी की रचनाओं के तेलुगु अनुवाद हुए, वहीं तेलुगु भाषा की अनेक काव्य रचनाओं के हिंदी में अनुवाद हुए, जिससे हिंदी साहित्य की संपदा की अतीव श्रीवृद्धि हुई है। हम जानते हैं कि अनुवाद परस्पर दोनों भाषाओं को उपकृत करता है, स्रोत भाषा को भी और लक्ष्य भाषा को भी। स्रोत भाषा की शब्द संपदा का समतुल्य शब्द बनाना पड़ता है, खोजना पड़ता है, और अनुवादक उस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो शब्द किसी अवधारणा को लेकर हो, संकल्पना को लेकर हो, किसी सांस्कृतिक सामाजिक छटा को अभिव्यक्त करने वाला हो, तो उस प्रकार की वैचारिकता को, दार्शनिकता को, भक्ति को, प्रेम को, अध्यात्म को, योग को हम लक्ष्य भाषा की ओर अग्रसर करते हैं। तो निश्चित लक्ष्य भाषा की शब्द संपदा की श्रीवृद्धि तो अनुवाद से होती ही है। गुर्रम जाशुआ के फिरदौसी नामक तमिल प्रबंध काव्य का इसी नाम से श्री दुर्गानंद ने हिंदी में अनुवाद किया। यानी जो हिंदी के ज्ञाता हैं, अध्येता हैं, पाठक हैं, अनुवादक हैं, उन्होंने भी तमाम ऐसी रचनाओं के अनुवाद जो तमिल, तेलुगु, उड़िया, मराठी, गुजराती, मलयालम, कन्नड़ आदि भाषाओं में हैं, उनके अनुवाद बड़ी संख्या में किए हैं। महाकवि पोतन्ना के आंध्र महाभागवतम, इसका हिंदी में अनुवाद आंध्र भागवत परिमल नाम से 1965 में वाराणसी के राममूर्ति जी ने किया था। अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 50 वर्ष पहले महाकवि पोतन्ना की वो प्रसिद्ध और वो प्रतिष्ठित रचना आंध्र महाभागवतम, इसका हिंदी अनुवाद आंध्र भागवत परिमल नाम से श्री राममूर्ति जी ने किया था, और उसकी पठनीयता, उसकी ग्राह्यता आज भी स्मरणीय है। गुर्रम जाशुआ की अन्य रचनाओं में गारबेल्लमु का भी हिंदी अनुवाद चमगादड़ नाम से वाराणसी के ही राममूर्ति जी ने किया था। तो इससे ये भी पता लगता है कि ऐसी बहुत सी रचनाएं जो उस भाषा की संस्कृति को, उस भाषा की वैचारिकता और दृष्टि को अभिव्यक्त करती हैं, उनका अनुवाद होता रहा है। पुरीपंडा अप्पल स्वामी की काव्य रचना सौदामिनी का अनुवाद डॉक्टर सूर्य नारायण भानु ने किया। विश्वंभरा डॉक्टर सी नारायण रेड्डी की रचनाओं का हिंदी अनुवाद प्रसिद्ध तेलुगु अनुवादक डॉक्टर भीमसेन निर्मल ने इसी नाम से किया। डॉक्टर भीमसेन निर्मल भी पुरस्कृत और सम्मानित अनुवादक हैं। उन्होंने भी अपने जीवन काल में बहुत सी रचनाओं के अनुवाद किए और अनुवाद की तकनीक और अनुवाद की कला का परिचय भी दिया। आंध्र पुराणम मधुना पुत्तलु सत्यनारायण शास्त्री द्वारा रचित तेलुगु रचना का अनुवाद मोती नए नाम से चैत्रोलु शेषगिरी राव ने 1973 में किया। त्यागराजु की कृति त्यागराजु कृतुल का हिंदी में त्यागराज नाम से डॉक्टर इलापवल्लु रिपांडु रंगराव ने 1975 में अनुवाद किया। देख सकते हैं कि ऐसी बहुत सी रचनाएं जो तेलुगु में, तमिल में,
मलयालम में, कन्नड़ में, जो बहुत प्रसिद्ध हो गई, ख्याति लब्ध हो गई, अनुवादकों ने उन्हें अन्य भाषा भाषियों तक पहुंचाने की दृष्टि से अनुवाद कार्य के लिए अपने को समर्पित किया। कुट्टृति आज नयलुकृत कुट्टृति कवितल्लु रचना को 1978 में ए मल्लेश्वर राव ने अनुदित किया। इस तरह हिंदी में तेलुगु से और हिंदी से तेलुगु में इस दोनों अनुवादों को और उनकी परंपरा को हम देख सकते हैं। ये जो अनुवाद प्रक्रिया अपनाई गई, अनुवाद प्रक्रिया के माध्यम से अनुदित रचनाएं उपलब्ध कराई गईं, यह कोई नई परंपरा नहीं है, ये बहुत प्राचीन परंपरा है। किंतु अब क्योंकि ये युग प्रकाशन का युग है, सोशल मीडिया का भी युग है, अब रचनाओं को पुरस्कृत सम्मानित, अनुदित रचनाओं को और अनुवादकों को पुरस्कार और सम्मान देने का युग है, इसलिए अब वो अनुदित रचनाएं और अनुवादक हमारे समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। हम उन अनुदित रचनाओं को पढ़कर उनका आनंद ले पा रहे हैं। संस्कृत भाषा के रामायण का, राम कथा पर आधारित, चाहे वो वाल्मीकि की हो या हिंदी में रामचरितमानस तुलसीदास कृत हो, महाभारत का, गीता का और बहुत से पुराणों को आधार बनाकर दक्षिण भारतीय भाषाओं में बड़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में काव्य ग्रंथ लिखे भी गए, प्रेरणा भी ग्रहण की गई और उनके अनुवाद भी किए गए। जैसे वाल्मीकि की रामकथा या वाल्मीकि कृत रामायण, इसने दक्षिण भारत की भाषाओं के रचनाकारों को प्रेरित किया, उनका मार्ग प्रशस्त किया और कहीं उन्होंने पुनर्सृजन करके अनुवाद को प्रस्तुत किया, कहीं विशुद्ध अनुवाद के लक्ष्य को निर्धारित करके अनुवाद किया और कहीं कहीं अनुसृजन भी किया। तो ट्रांसक्रिएशन, ट्रांसलेशन और रिक्रिएशन, ये तीनों रूप हमें दक्षिण भारत की भाषाओं में रामकथा, कृष्ण कथा, महाभारत, गीता आदि रचनाओं के अनुवादों के रूप में मिलते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शिष्टु कृष्णमूर्ति शास्त्री एवं मंड नरहरि कामैया ने रामचरितमानस का तेलुगु पद्य अनुवाद किया। अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि रामचरितमानस जैसी महाकाव्यात्मक बृहत रचना, कविता का श्रेष्ठ उदाहरण बनने वाली रचना, क्योंकि मानस में वो सब है जो सृष्टि में है, संसार में है, तो ऐसी दुर्लभ, ऐसी विलक्षण, ऐसी महाकाव्यात्मक विराट रचना का अनुवाद तेलुगु में, वो भी पद्य अनुवाद, ये कोई सरल कार्य नहीं था, लेकिन पद्य अनुवाद किया गया। तेलुगु में अब मानस के दर्जन भर अनुवाद उपलब्ध हैं। इसका मतलब है अलग अलग अनुवादकों ने, भिन्न भिन्न प्रकार के अनुवादकों ने अपनी अपनी दृष्टि से, हम जानते हैं कि अनुवाद जो है वो अनुवादक सापेक्ष भी होता है। अनुवाद सिद्धांत सापेक्ष तो होता ही है, लेकिन अनुवादक सापेक्ष भी होता है। इसलिए एक ही रचना के अनेक अनुवाद हमें मिलते हैं और सभी अनुवादों का वैशिष्ट्य अलग होता है। हम उसे अलग से उस अनुवादक के नाम से पहचान पाते हैं, देख पाते हैं। यद्यपि अब हिंदी से तेलुगु में अनुवाद कार्य तुलना में कम हो रहा है क्योंकि हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में तेलुगु के अध्येता ज्ञाता तुलना में कम है, जबकि तेलुगु से हिंदी में अनुवाद प्रचुर मात्रा में हो रहे हैं और उनमें अधिक भूमिका तेलुगु भाषा भाषियों की, रचनाकारों की, अनुवादकों की है। हिंदी से तेलुगु अनुवाद करने वाले हिंदी अनुवादकों की आवश्यकता और अपेक्षा अभी है, बढ़ रही है, उसकी मांग है। जैसे जैसे तेलुगु भाषी अपना प्रभुत्व हिंदी पर जमा रहे हैं, जैसे जैसे वो महसूस कर रहे हैं कि वे मूल रूप से हिंदी में अच्छी तरह अपनी बात कह सकते हैं,
लिख सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं, वो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तेलुगु में हिंदी में अनुवाद की एक श्रृंखला, एक मजबूत परंपरा अब बन रही है। यदि हम इसे नीति बनाकर, योजना बनाकर सरकारी गैर सरकारी स्तर पर आगे बढ़ाएं, इस क्षेत्र में दक्षिण भारत की जो अलग अलग राज्यों की सरकारें हैं उनको पहल करने की आवश्यकता है। और आवश्यकता यह भी है कि अब हर राज्य में एक अनुवाद अकादमी स्थापित हो जाए और वह हिंदी से वहाँ की भाषाओं में अनुवाद करवाए और वहाँ की भाषाओं से हिंदी में अनुवाद कराए। इससे हमारी जो सांस्कृतिक एकता है उसे और बल मिलेगा, और सशक्त होगी और मजबूत होगी, और विनिमय होगा वैचारिकता का, सांस्कृतिक मूल्यों का, संवेदनात्मक तत्वों का आदान प्रदान तेजी से हो पाएगा। दक्षिण भारत की संस्कृति और सभ्यता को, वहाँ के मूल्यों और विचारों को इसी सशक्त अनुवाद परंपरा ने विस्तार दिया और इसे और अधिक विस्तार दिया जा सकता है। तो युद्ध स्तर पर हमें भारत के सभी राज्यों में परस्पर अनुवाद की इस परंपरा को और मजबूत करने की ज़रूरत है। भाषाओं के मध्य, भारतीय भाषाओं के मध्य एक सेतु, एक पुल, एक सशक्त आवागमन, निर्बाध आवागमन, बिना किसी अवरोध के आवागमन का ये मार्ग प्रशस्त करने वाला एक टूल, एक साधन है अनुवाद। इसलिए इसी से मनुष्य के बीच, एक भाषा से दूसरी भाषा के बीच की दूरियां खत्म होती हैं, सिमट जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। यहाँ तक कि अनेक साहित्यिक विधाओं के बीच भी अनुवाद की यह परंपरा अब धीरे धीरे मजबूत हो रही है, क्योंकि अब व्यवस्था भी यह चाहती है, सरकारें भी यह चाहती हैं कि वहाँ के राज्यों की भाषाओं के पास जो विचार संपदा है, जो ज्ञान संपदा है, उसका आदान प्रदान हो, परस्पर लेन देन हो, और हम सब एक संस्कृति के धरातल पर खड़े होकर उस सांस्कृतिक विरासत का आनंद ले सकें। बात चाहे वेशभूषा की हो, खान पान की हो, आस्था और विश्वास की हो, अंधविश्वास हो, टोने टोटके हों, रीति रिवाज और परंपराएं हों, दार्शनिक चिंतन हो, भक्ति की परंपराएं हों, साहित्यिक मान्यताएं हों, इन सभी दिशाओं में ऐसी बहुत सी कृतियां जो अलग अलग विधाओं में हैं, अलग अलग अनुशासनों में हैं, कुछ विज्ञान की हैं, कुछ तकनीक की हैं, कुछ प्रौद्योगिकी की हैं, कुछ योग की हैं, कुछ भक्ति की हैं, कुछ प्रेम की हैं, कुछ साधना की, ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं। इसलिए भारतीय भाषाओं के साहित्य का अगर हम अवलोकन करें तो ऐसा लगता है कि भारत की भाषाओं के पास जो साहित्य है, जो चिंतन धारा है, जो वैचारिकता है, वह तो दुनिया में अन्य कहीं दिखाई नहीं देती। ऐसी रचनाओं के अनुवाद ने राष्ट्रीय एकता को स्थापित किया, सुदृढ़ किया, उसे एक मजबूत आधार भूमि प्रदान की। इसी क्रम में हिंदी भाषा के लेखकों ने, जैसे प्रेमचंद जितने प्रतिष्ठित कहानीकार, उपन्यासकार हैं, निबंधकार हैं, उतने ही प्रतिष्ठित अनुवादक भी हैं। उन्होंने तो प्रारंभ में रचनाएं उर्दू में लिखी और फिर उनका हिंदी में अनुवाद भी किया, और फिर धीरे धीरे हिंदी में मौलिक रूप से लेखन प्रारंभ किया और वो हिंदी के कथा सम्राट बन गए, भारतीय कथा सम्राट बन गए। जैनेन्द्र हैं, राहुल सांकृत्यायन हैं, रांगे राघव हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इलाचंद जोशी, धर्मवीर भारती आदि हैं। ये सबके ये प्रतिष्ठित कथाकार, उपन्यासकार, कहानीकार हैं।
इनकी बहुत सारी रचनाओं ने हिंदी जगत में और हिंदी से इतर भाषा भाषी क्षेत्रों में ख्याति अर्जित की है। गुनाहों के देवता से धर्मवीर भारती को जाना जाता है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को उनकी रचनाओं से, रांगे राघव को उनकी मौलिक और अनूदित रचनाओं से, जैनेन्द्र को, प्रेमचंद को, भगवती चरण वर्मा को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, इन सब की रचनाओं ने उन्हें वैश्विक स्तर पर एक ख्याति दी, एक प्रसिद्धि, एक पहचान दी। और इन सब की औपन्यासिक रचनाओं के, बृहत रचनाओं के भी तेलुगु भाषा में अनुवाद हुए और खूब पढ़े गए, खूब आनंद लिया गया। कथा सम्राट प्रेमचंद के 8 प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तेलुगु भाषा में अनुदित हुए। अब ये जो अनुवाद का संकल्प है, इच्छा शक्ति है, इससे उसका परिचय मिलता है कि प्रेमचंद ने केवल हिंदी में ही ख्याति नहीं अर्जित की, अपितु दक्षिण भारत की समस्त भाषाओं में अखिल भारतीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर प्रेमचंद ने अपनी एक पहचान बनाई और उसमें अनुवाद ने प्रेमचंद को विशेष रूप से प्रतिष्ठा दिलवाई। 1918 में प्रकाशित सेवा सदन का अनुवाद दोमेर्ल भ्रमरावा और कोंडा विजय लक्ष्मीबाई ने किया। सन 1960 में इसका अनुवाद NV सोमाजुलु ने किया था। गोदान का अनुवाद इसी नाम से पिच्चेश्वर राव ने किया। प्रतिज्ञा का अनुवाद KG आचार्य ने किया और निर्मला, जो बड़ा प्रसिद्ध, बड़ा चर्चित उपन्यास है, उसको निर्मला नाम से ही छायेश्वर ने अनुवाद करके उस भाषा के पाठकों तक पहुंचाने का काम किया। रंगभूमि और गबन का अनुवाद आल्लूरी भुजंग राव ने किया। कर्मभूमि का इसी नाम से पोड्डरी रामचंद्र राव ने अनुवाद किया। मंगलसूत्र का अनुवाद मंगलसूत्र नाम से चावली रामचंद्र राव ने किया। इससे यह भी पता लगता है कि हिंदी जगत की, हिंदी भाषा की वो रचनाएं जिन्होंने किसी न किसी कारण से अपनी अलग पहचान बनाई, ख्याति अर्जित की, कुछ नई मान्यताएं और स्थापनाएं प्रस्तुत की, सामाजिक चिंतन किया, सांस्कृतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा और विस्तार करने में भूमिका निभाई, उन सब के अनुवाद होते रहे। हिंदी उपन्यासकार जैनेन्द्र के उपन्यासों में सुनीता, कल्याणी, सुखदा, जयवर्धन, त्यागपत्र, इनके अनुवाद पुराणम कुमार राघव शास्त्री ने इन्हीं नामों से किए। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि हिंदी के कथाकार, कहानीकार, नाटककार ये दक्षिण भारत में कितना लोकप्रिय हुए, किस तरह से वहाँ के पाठकों ने इन अनुदित रचनाओं का रसास्वाद किया। इलाचंद जोशी के उपन्यासों में सन्यासी, प्रेत और छाया, इनका अनुवाद हुआ और इसी नाम से छायेश्वर ने इनका अनुवाद किया। तेलुगु भाषा में लिखे गए सामाजिक उपन्यास हरिजन नेता का अनुवाद KV दयावंती ने किया। कुमारी वासी रेड्डी सीता देवी के उपन्यास समता का हिंदी में अनुवाद कुमारी B दयावंती ने किया। इसी तरह हिंदी के प्रतिष्ठित कथाकार और तूफानों के बीच जैसी रिपोर्टाज नामक रचना लिखने वाले रांगे राघव, उन्होंने छोटी सी बात का इदा नागरिकता नाम से अनुवाद आल्लूरी बैरागी ने 1960 में किया। उनकी रचना का रामनरेश त्रिपाठी के अप्सरा उपन्यास का नाम अप्सरा रखा और इसका अनुवाद K रमेश ने किया। श्री शिव सागर मिश्र के उपन्यास को मृत्युंजय और मृत्युजयुड नाम से कुमारी वासी रेड्डी सीता देवी ने किया। हम देख सकते हैं कि ये जो अनुवाद की एक सशक्त परंपरा है, ये हमें इस बात की ओर प्रेरित करती है
इस बात से अवगत कराती है कि अनुवादकों का यह प्रदेय भारतीय संस्कृति को सशक्त बनाने में, भारतीय सांस्कृतिक और सामाजिक राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। अनुवाद वास्तव में चाहे भारोपीय भाषा का परस्पर अनुवाद हो या यूरोपीय भाषाओं से भारोपीय भाषाओं में अनुवाद हो, इसने और इन भाषाओं के अधिकारी ज्ञाताओं ने, विशेषज्ञों ने अनुवाद के माध्यम से यह तो सिद्ध किया कि नए भारत, आज के भारत को और सशक्त और मजबूत बनाने में अनुवादकों की आवश्यकता है, अनुवादकों की भूमिका है। और हम भाषा की संस्कृति से जब अवगत होते हैं तो उस भाषा की रचना और उसके कथ्य से, उसके उद्देश्य और उसके संदेश से भी अवगत होते हैं, लाभान्वित और उपकृत होते हैं। तेलुगु एक अलग अगर हम तेलुगु भाषा की एक अलग संस्कृति की बात करें, वहाँ की भक्ति परंपरा को देखें, वहाँ की उपासना पद्धति को देखें, वहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों को देखें, वहाँ की नैतिक वैचारिकता को देखें, तो निश्चित रूप से उसने हिंदी को और अन्य भारतीय भाषाओं को उपकृत किया है। वहाँ की जो जीवन शैली है उससे हम अवगत होते हैं। इसी का परिणाम है कि हिंदी और तेलुगु के बीच जो एक खाई थी, एक जो दूरी थी, वो दूरी न केवल कम हुई अपितु किसी सीमा तक समाप्त भी हो गई। बहुत सारे प्रतिष्ठित हिंदी के रचनाकार, चाहे वो कवि हों, जैसे महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रचुर मात्रा में अनुवाद हुए और हो रहे हैं, निराला के, पंत के, यानी चाहे भारतेंदु युग के रचनाकार हों, चाहे महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के रचनाकार हों, नाटक हों, उपन्यास हों, कहानी हों, इन समस्त रचनाओं के अनुवाद तेलुगु भाषा में होते रहे और अभी भी निरंतर वहाँ के जो कथाकार, कहानीकार, कवि, उपन्यासकार या नाटककार हैं या अनुवादक हैं, वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी साहित्येतर रचनाओं के अनुवाद भी हम देख सकते हैं कि तेलुगु से हिंदी और हिंदी से तेलुगु में हो रहे हैं। जो युग पुरुष हैं, जो राष्ट्र को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो संत हैं, ऋषि मुनि हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, जो समाज के संशोधन और संवर्धन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन सब को केंद्र में रखकर लिखी गई रचनाओं के अनुवाद प्रचुर मात्रा में हो रहे हैं। कह सकते हैं कि इन दक्षिण भारत की भाषाओं में हिंदी से और हिंदी से दक्षिण भारत की भाषाओं में होने वाले अनुवाद की जो एक सशक्त और सुदीर्घ परंपरा है, वो हमारा ध्यान आकृष्ट करती है कि हमें इस परंपरा को और आगे बढ़ाने के लिए विधिवत योजनाबद्ध तरीके से सरकारी गैर सरकारी स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। ऐसी महाकाव्यात्मक रचनाएं, ऐसी वैचारिक और चिंतन को शक्ति देने वाली रचनाएं, इनको अखिल भारतीय स्तर पर समस्त भारतवासियों तक, भारत के समस्त नागरिकों तक पहुंचाने की कोशिश हमें करनी चाहिए। इसमें तमिल, तेलुगु भाषा के, मलयालम, कन्नड़ भाषा के विद्वानों की भूमिका तो स्तुत्य और वंद्य है ही। वहाँ हिंदी के पठन पाठन का, हिंदी में शोध आदि का सिलसिला जिस तरह से चल रहा है, उससे अनुवादकों को तैयार करने में, अनुवाद के प्रति अभिरुचि जागृत करने में मदद मिल रही है। और ये जो इंट्रा डिसिप्लिनरी
एजुकेशन है, यानी अंतर अनुशासनात्मक शिक्षा पद्धति जिसकी आवश्यकता अब हमने महसूस की और उस पर देश के अनेक विश्वविद्यालयों से अब पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षण किया और कराया जा रहा है। अब अन्य अनुशासनों के बच्चे, विद्यार्थी, शोधार्थी वो भी हिंदी से भारतीय भाषा में, भारतीय भाषा से हिंदी में यदि अनुवाद की तरफ अग्रसर हों तो उन्हें मदद मिल रही है, सहायता मिल रही है। इस तरह के बहुत उदाहरण हमें मिलते हैं कि भारतीय भाषाओं के प्रति अभिरुचि जागृत करने में, भारतीय भाषाओं की वैयाकरणिक व्यवस्था और संरचना को समझने में अनुवाद से मदद मिलती है। हम जानते हैं कि एक कंपैरेटिव स्टडी होती है, एक तुलनात्मक अध्ययन होता है, जिसको भाषा विज्ञान की भाषा में व्यतिरेकी विश्लेषण कहते हैं। इन परस्पर अनुदित हुई रचनाओं का अध्ययन करें, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों में यदि रचना को हम आमने सामने रखें और फिर उनकी वैयाकरणिक व्यवस्था को देखें, किस शब्द का अनुवाद संभव है और किसका संभव नहीं है, अनुवाद करते हुए किस तकनीक को अपनाया गया, क्या शक्तियां और क्या सीमाएं उन अनुवादों की रहीं, वैयाकरणिक संरचना भिन्न भिन्न होते हुए भी अनुवादकों ने अनुवाद को किस तरह से सहज, संभव, बोधगम्य बनाने का प्रयत्न किया। इस सब का अध्ययन हम इस तरह की अनुदित रचनाओं के माध्यम से कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये भारतीय अनुदित साहित्य का एक जो सशक्त सुदीर्घ इतिहास है, उसमें हमने बंगला हिंदी, हिंदी बंगला, तेलुगु हिंदी, हिंदी तेलुगु अनुवाद, इन पर विचार किया और देखा कि बहुत पुराने समय से, यानी पुरा काल से अनुवाद की परंपरा हमें भारतीय भाषाओं में परस्पर मिलती है और इस परंपरा को हमें और आगे बढ़ाना है और आगे ले जाना है, ताकि अखिल भारतीय स्तर पर एक समेकित संस्कृति के राष्ट्र को बल मिले और मजबूत हो और हम परस्पर सांस्कृतिक विनिमय करते रहें। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।